स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको मैं ब्रीफली कवर करने की कोशिश करूँगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सबको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक, तो सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में जानने से पहले हम लोग क्रम के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया, फिर उसके बाद किसने, फिर ऐसे क्रम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्रम के बारे में बात करी जाए, सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे वो थे ईरानी लोग। ठीक, सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। फिर यूनानियों में सिकंदर की बात करी जाए, सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। फिर हिंद यवन इंडो ग्रीक, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। शकों ने आक्रमण किया था, पहलव, कुषाण और अरबी, और जो तुर्की लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था। तो हमारा कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण किसने किया, और ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें से हमको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आई जी साहब पी के आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि इधर उधर से आई साहब पी के आते हैं, ये ट्रिक है। अब इसको हम लोग कैसे कवर करते हैं इसमें देखिए। आई से हो गया हमारा ईरानी, यू से हो गया यूनानी, आई यू। ठीक है, आई से हो गया इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यवन की बात हो रही है। इधर उधर से आई साहब पी के आते हैं। साहब हो गया हमारा शक, और पी के से हो गया पहलव और कुषाण। ठीक है, आते से अरबी और तुर्क हो गया। ठीक है, तो ये जो है इस वर्डिंग्स को हम लोग अगर से याद कर लेते हैं, ठीक, काफ़ी आसान है कि आई इधर उधर से आई साहब पी के आते हैं। ठीक, तो ई जो हमारा इधर उधर से आई और यू है, उधर से उससे हो जाएगा क्या, ईरानी, और यूनानी आई से हो जाएगा इंडो ग्रीक, और साहिब से हो जाएगा शक, और पी के से हो जाएगा पहलव, और के से हो जाएगा हमारा कुषाण, और आते में जो हमारा आ है वो से हो जाएगा अरबी, और ते से हो जाएगा तुर्की। तो इस तरीके से हम लोग ये जो क्रम है उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं हम लोग हिंद यवन शासक के बारे में। ठीक है, और हिंद यवन शासक के बारे में बात करी जाए तो ये बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। ठीक, ये ईरान का जो है ईरान में पड़ता है, बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। तो इनको बैक्ट्रिया क्षेत्र से आने के कारण इनको बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है भारत में आने वाले पहला शासक कौन था? भारत में आने वाला पहला शासक था डेमेट्रियस। ठीक, और ये डेमेट्रियस कौन था? ये सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति था ये। ठीक है, कौन? डेमेट्रियस। ठीक, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करी जाए। यहाँ पे मैंने कहा कि भारत में आने वाला पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। और भारत में दूसरा आक्रमणकारी, ये शासक पहला था, शासक तो ये पहला था। और अगर से बात करी जाए आक्रमणकारी की बात करी जाए तो ये दूसरा था। ठीक, इससे पहले किसने आक्रमण किया था? इससे पहले आक्रमण किया था सिकंदर ने। तो पहला आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? सिकंदर, और दूसरा आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? डेमेट्रियस। और अगर पहला शासक की बात करी जाए तो ये कौन था? डेमेट्रियस ही था। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हिंद यवन शासकों को दो शाखाओं में बांटा गया था। ठीक है, हिंद यवन शाखाएँ जो थी वो दो शाखाओं में बांटी गई थी। ठीक है, और उनमें से कौन कौन थी? पहली तो थी डेमेट्रियस शाखा, दूसरी कौन सी थी? यूक्रेटाइड्स शाखा। ठीक है, डेमेट्रियस शाखा में वे लोग थे जो बैक्ट्रिया छोड़ करके भारत में आए थे, सीधी बात। ठीक है, और यूक्रेटाइड्स शाखा में वो लोग थे जो भारत नहीं आए थे, जो बैक्ट्रिया में ही रुके रहे। ठीक है, ये डेमेट्रियस शाखा जो भारत में घुसे थे, और यूक्रेटाइड्स शाखा जो भारत में नहीं आए थे, जहाँ पे वो थे पहले वहीं पे थे, यानी कि वो ईरान में ही थे। ठीक है, यानी कि बैक्ट्रिया में थे, ईरान में बैक्ट्रिया पड़ता है, वहीं पे थे। ठीक है, जब ये भारत में आए तो इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? सियालकोट या फिर साकल, जो कि सियालकोट का दूसरा नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तक्षशिला में स्थित है। ठीक है, ये स्थान कहाँ पे स्थित है? तक्षशिला में स्थित है। और डेमेट्रियस शाखा की राजधानी क्या बनी थी? सियालकोट या साकल। ठीक है, अच्छा, डेमेट्रियस शाखा में कुछ राजा हुए, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले थे अपोलो, और सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपोलो डॉट्स के बारे में। ठीक है, अपोलो डॉट्स कौन था? अपोलो डॉट्स जो था ये डेमेट्रियस, यहाँ पे जो है ना जिसने भारत में आने वाला पहला शासक, उसका भाई था ये। कौन? अपोलो डॉट्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये डेमेट्रियस का भाई था। डेमेट्रियस का भाई किस शाखा से संबंधित था? ये संबंधित था डेमेट्रियस शाखा से। ठीक है, आगे बात करते हैं मिनांडर और अगाथोक्लीस। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और बढ़िया से लिख देता हूँ। अगाथोक्लीस जो है वो अगला शासक था। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कृष्ण और बलराम के सिक्के चलाए थे। कृष्ण बलराम के सिक्के चलाए थे। ठीक है,
तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि कृष्ण और बलराम के सिक्के चलाने वाला हिंद यवन शासक कौन था? अगाथोक्लिस। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। अगाथोक्लिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसने कृष्ण और बलराम के सिक्के चलाए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसमें? मिलिंद या फिर मिनांडर। सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मिलिंद या फिर मिनांडर। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के देखेंगे हम लोग। ये इसके मिनांडर जो है वो सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीता था, सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीतने वाला शासक था। ठीक है, और इससे संबंधित है एक किताब या फिर एक ग्रंथ कह लीजिए। कौन सी भाषा में? ये पाली भाषा में थी। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? मिनांडर संबंधित है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। और ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, मिलिंद पन्हो में क्या है? मिलिंद पन्हो की बात करिए तो ये नागसेन और मिलिंद के बीच की वार्ता का वर्णन किया गया है मिलिंद पन्हो किताब में। ठीक है, अब ये नागसेन कौन था और मिलिंद पन्हो? मिलिंद तो पता है, मिलिंद अगला शासक था। नागसेन कौन था? जो नागसेन है, नागसेन जो है ये एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच में जो बातचीत हुई थी उस बातचीत को किस किताब में लिखा गया है? मिलिंद पन्हो में लिखा गया है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जो है बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है। मिलिंद पन्हो जो किताब है इसके बारे में बौद्ध ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, जो ये मिलिंद पन्हो है पाली भाषा की किताब है और पाली भाषा का शब्द भी है मिलिंद पन्हो। इसका हिंदी में क्या अर्थ बनता है? इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मिलिंद के प्रश्न किससे होंगे? नागसेन से। तो नागसेन से जो प्रश्न पूछते हैं मिलिंद, ठीक है, उसको सारा का सारा मिलिंद पन्हो में उतारा गया है, लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, अब मिलिंद से संबंधित यानी फिर मिनांडर से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के चलवाने वाला शासक कौन था? हमारा मिलिंद या फिर मिनांडर। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे जो हिंद यवन शासक है उसका अंतिम शासक कौन था? हर्मियस। ठीक है, और हर्मियस को किसने हराया था? कुजुल कैडफिसेस ने। और कुजुल कैडफिसेस ने हर्मियस को हरा करके किस वंश की स्थापना की थी? कुषाण वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जो कुजुल कैडफिसेस है ये कुषाण वंश का संस्थापक है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो हर्मियस यहाँ पे हार गया किससे? कुजुल कैडफिसेस से। अब इस वंश का अंत हो गया। ठीक है, अच्छा, जब हिंद यवन ने आक्रमण किया था तो भारत में से क्या क्या प्रभाव पड़े थे? सबसे पहला प्रभाव कि मुद्राओं की लिपि के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, मुद्राओं की लिपि के बारे में जानकारी मिली और कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, यानी 7 दिनों का सप्ताह बना करके उसका प्रयोग किया जाने लगा। और जो 12 राशियाँ हैं इसमें कर्क मकर ये सब आती हैं उसके बारे में पता चला। ठीक है, और पर्दा प्रथा के बारे में पता चला किसके कारण? हिंद यवन आक्रमणकारियों के कारण। पर्दा प्रथा को यवनिका कहा जाता है। किस भाषा में? यूनानी भाषा में। इतनी बातें हमको याद रखनी है। किससे? हिंद यवन शासकों से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शक शासक से। जो शक हैं, शक को सीथियन भी कहा जाता था। जो शक है, सकारी तो हमारा कोई और है, आगे बात करेंगे सकारी के बारे में भी। जो शक है, शक को सीथियन भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। ठीक है, और माना जाता है कि जो शक है ये मध्य एशिया से आए हैं। जो भारत में जो शक है वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और शक साम्राज्य का पहला शासक कौन था? मोगा। शक साम्राज्य का पहला शासक कौन था? ये मोगा, याद रखेंगे इसको। शक साम्राज्य का पहला शासक कौन? मोगा है। ठीक है, और शकों की भारत में 5 शाखाएँ थी, यानी 5 जगह फैले हुए थे ये शक। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे मैंने नोटिफाई भी किया है। पहला जो है वो अफगानिस्तान में, दूसरा पंजाब में, पहला अफगानिस्तान में है, दूसरा पंजाब में, तीसरा जो है वो मालवा में, चौथा जो है वो उत्तरी क्षत्रप वाले एरिया में। ठीक है, जो तक्षशिला से मथुरा तक का पोर्शन था, तक्षशिला से मथुरा तक के पोर्शन को क्या उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और पश्चिमी क्षत्रप जो हमारा नासिक से उज्जैन का क्षेत्र था वहाँ पर शकों का क्या कहते हैं, शकों की शाखा रहती थी। तो ये 5 शाखाएँ थी शकों की, जो 5 अलग अलग जगहों पे रहती थी भारत में। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं। शकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों में सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन वही है जिसने जूनागढ़ अभिलेख को जारी कराया था। ठीक है, अच्छा, अब ये रुद्रदामन की बात हो रही तो रुद्रदामन जो है वो पश्चिमी क्षत्रप शाखा का शासक था। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इसने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था रुद्रदामन ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी कराया था? तो रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन किससे संबंधित है? रुद्रदामन किससे संबंधित है? ये एक शक शासक था। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब आगे बात करते हैं। जो जूनागढ़ अभिलेख है ये शुद्ध संस्कृत भाषा में जारी हुआ था, शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख से ही सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने बनवाया था। और पुष्यगुप्त कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। तो यहाँ पे मैंने इसको भी नोटिफाई किया हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो
फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था कौन? पुष्यगुप्त, इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और रुद्रदामन ने क्या किया था? रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि उसको वापस से ठीक कराया, ठीक है। और उसका पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। इतनी बातें हमारी शकों से संबंधित है। शकों में सबसे ज़्यादा हमको किसके बारे में जानना है? रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन के बारे में, ये जो कि सबसे महाप्रतापी शासक था शकों का, ठीक है। और उसने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक, हाँ ये तो हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग पहलव, छोटा सा टॉपिक है। पहलव जो है, पहलव का जो संस्थापक था पहलव वंश का, वो था मिथ्रेडेट्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, मिथ्रेडेट्स। यहाँ पे पेन का कुछ इशू चल रहा है, ये अच्छे से काम कर नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए, मिथ्रेडेट्स। मिथ्रेडेट्स कौन था? ये पहलव वंश का संस्थापक था। और बात करी जाए, ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग ईरान से आए थे। पहलव लोग कहाँ से आए थे? ये लोग भी ईरान से ही आए थे। पहलव के बाद हम लोग को पढ़ना है कुषाण, कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? कुजुल कटफिसेस। मैंने आगे ही बताया था अभी पिछले कुछ समय पहले। ये जो कुजुल कटफिसेस है, इसने हर्मियस को हराया था। हर्मियस कौन था? हर्मियस कौन है? हर्मियस था हिंद यवन शासक, ठीक है। हिंद यवन शासक था। यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया था, आप लोग देख सकते हैं। कहाँ गया ये? हाँ, यहाँ पे देखिए, अंतिम शासक किस वंश का है? ये हिंद यवन शासक है, ठीक है, जिसको कुजुल कटफिसेस ने हराया था, ठीक है। मीनांडर के बाद वाला शासक है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं कुषाण वंश के। तो कुजुल कटफिसेस ने इसकी स्थापना करी थी, और ये भी मध्य एशिया से ही आए थे। मध्य एशिया से इसके पहले कौन आया था? मध्य एशिया से शक भी आए थे, मध्य एशिया से कुषाण वंश के लोग भी आए थे, ठीक है। और ये यूची जनजाति से संबंधित थे, इससे यूची जनजाति से संबंधित थे, ठीक। अब आगे बात करते हैं कुजुल कटफिसेस के बारे में, जो कि इस वंश के संस्थापक हैं, ठीक। कुजुल कटफिसेस जो हैं इस वंश के संस्थापक थे। और इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो विम कटफिसेस थे। विम कटफिसेस को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने सोने के सिक्के को चलाया था। सोने के सिक्के को किस शासक ने चलाया था? सोने के सिक्के को विम कटफिसेस ने चलाया था। इससे पहले किसने चलाया था? मीनांडर ने चलाया था। मीनांडर कौन था? ये एक हिंद यवन शासक था। और विम कटफिसेस कौन है? ये कुषाण वंश का शासक है, ठीक है। सोने के सिक्के चलाए थे। अब ये जो सोने के सिक्के थे ये द्विभाषी थे, खरोष्टी लिपि में भी था इसमें और यूनानी लिपि में भी, दोनों लिपियों में इसको जारी कराया गया, ठीक, चलाया गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं, जो ये विम कटफिसेस है ये शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, यानी भगवान शिव को मानता था। अब कैसे पता चला कि भगवान शिव को मानता था? ऐसे पता चला क्योंकि इसने अपने सिक्कों पर शिव और नंदी बैल की आकृति बनवाई हुई थी। शिव और नंदी बैल की आकृति सिक्कों पर बनवाने वाला राजा कौन था? विम कटफिसेस, ठीक है। विम कटफिसेस जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुषाण वंश का, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ उपाधियाँ भी हैं, सर्वलोकेश्वर और सम्राटों का सम्राट। सर्वलोकेश्वर और सम्राटों का सम्राट किसको कहा गया है? ये कहा गया है विम को। विम को क्या कहा गया है? सर्वलोकेश्वर और सम्राटों का सम्राट, ठीक। अच्छा, विम के बाद, विम कटफिसेस के बाद कौन आता है? अगला शासक बनता है कनिष्क। कनिष्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कनिष्क कब से कब तक गद्दी पे रहे? कनिष्क रहे 78 एडी से लेकर के 110 एडी तक गद्दी पे रहे। अच्छा, जब ये गद्दी पर बैठे 78 एडी में, तो इन्होंने शक संवत चलाया। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। और कब चलाया था? जब ये गद्दी पर ही बैठे थे 78 एडी में ही, ठीक है। अब कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। महाप्रतापी होने के कारण इसको द्वितीय अशोक भी कहा गया है, ठीक है। और जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती है ना, भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती है वो कनिष्क के कारण ही कही जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कनिष्क ने राजधानी क्या क्या बनाई हुई थी। तो राजधानी बनाई थी पुरुषपुर, यानी कि पेशावर को राजधानी बनाया था, और मथुरा को भी राजधानी बनाया था इसने, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, चौथी बौद्ध संगीति भी इसी के समय में हुई थी, ठीक है। 78 एडी में, सॉरी 102 एडी में चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई थी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, जो ये हमारा कनिष्क था, कनिष्क तो 78 एडी में गद्दी पर बैठा। अब इसके पहले ये क्या करता था? इसके पहले ये तक्षशिला का गवर्नर था। गद्दी पे बैठने से पहले जो कनिष्क थे वो क्या थे? तक्षशिला में गवर्नर का काम करते थे, ठीक है। अच्छा, जब कनिष्क भारत में आया था, कनिष्क भारत में था, उसने क्या क्या भारत को प्रदान किया? तो गांधार कला, मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। और ये दोनों कला किससे संबंधित है? ये दोनों कला संबंधित है मंदिर निर्माण से। ये मंदिर निर्माण की कलाएं हैं, ठीक। गांधार कला और मथुरा कला, ठीक है। अब ये जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। अब ये शुद्ध सोने के जो सिक्के थे,
इसके बारे में बात करते हैं। ये शुद्ध सोने का जो सिक्का है सूर्य देवता हेलियोक्लीस का प्रतीक था। ठीक है, ये पॉइंट है कि जो शुद्ध सोने के सिक्के किसके प्रतीक थे? ये सूर्य देवता हेलियोक्लीस का प्रतीक था। ठीक है, अच्छा अब इनके दरबारी के बारे में बात कर ली जाए तो जो कनिष्क के दरबारी थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? कवि और लेखक थे। और ये अश्वघोष है कौन? अश्वघोष जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष का काम किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष रहे हैं अश्वघोष। ठीक, और ये कवि और लेखक रहे हैं। और दूसरे दरबारी कवि जो कि इंपॉर्टेंट है नागार्जुन। नागार्जुन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शून्यवाद, इनको शून्यवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद का जनक कौन है? नागार्जुन। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी नागार्जुन ने दिया है। इनकी एक पुस्तक है प्रज्ञापारमिता सूत्रम या प्रज्ञापारमिता सूत्र। ठीक है, पूछ लेता है कि ये किसकी पुस्तक है प्रज्ञापारमिता सूत्र? ये है नागार्जुन की पुस्तक। नागार्जुन जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे या फिर दरबारी विद्वान थे। फिर चरक आते हैं। चरक एक चिकित्सक थे। इन्होंने, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि चिकित्सा से संबंधित थी। ठीक है, तो ये सारी बातें रही कनिष्क से संबंधित। और यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों से, उसको मैंने सारा का सारा डिस्कस करने की कोशिश की है। और इससे बाहर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो बस इतना ही, और आज की वीडियो में भी बस इतना ही। और अगर से वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बेनिफिशियल लगी है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हो सके जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। और अगर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। हाँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक जो हमारा आगे का कोई और क्या गुप्तवंश के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।